वेलकम टू स्टडी नोट्स। अभी तक हम जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस थी उनमें हम ये देख चुके थे कि जो ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट किया इंडिया पे मराठा, बंगाल, मैसूर और सिख के द्वारा कैसे कैसे उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया। उसी के बीच हमने ये ट्रीटिस भी देखी थी कि कैसे वो जो निज़ाम थे उनको जो है उन्होंने अपना सब्सिडरी अलाई बनाया, मराठास को जो है वो सब्सिडरी अलाई बनाया। तो अभी इनके बारे में हम देखेंगे कि ये सब्सिडरी अलाइंस की जो उनकी मेजर ट्रीटी थी जो वो करते थे, सब्सिडरी अलाई बनाते थे, वो थी क्या, और इसमें हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का भी। तो इस क्लास में हम जो है वो ट्रीटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्सिडरी अलाइंस से। तो जो लॉर्ड वेलेस्ली थे 1798 से 1805 के बीच, इन्होंने जो है वो फाइनल शेप दी थी इसे सब्सिडरी अलाइंस को। और इसका एक रीज़न क्या था, क्यों सब्सिडरी अलाइंस से लेके आए थे? फियर ऑफ नेपोलियन, जो नेपोलियन आया था उसके फियर की वजह से इन्होंने सब्सिडरी अलाइंस जो बनाना शुरू किए। तो इसमें था क्या सब्सिडरी अलाइंस में? अलाइंस बिटवीन नेटिव स्टेट, जो लोकल रूलर थे, जो लोकल रूल कर रहे थे अपनी स्टेट्स पे, उनके बीच अलाइंस, और ईस्ट इंडिया कंपनी टू फॉट अदर स्टेट, जो दूसरी स्टेट्स हैं उनको उनके साथ जो है वो लड़ जाए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब लड़ने के लिए। इंडायरेक्ट कंट्रोल एंड ब्रिटिश हेजेमनी। इस वजह से क्या हो रहा था कि जब जो सब्सिडरी अलाइंस जब बन रहे थे, ब्रिटिश जो है किसी स्टेट को अपना सब्सिडरी अलाई बना रहे थे, तो उनका इंडायरेक्ट कंट्रोल उस स्टेट पे आ जा रहा था और ब्रिटिश का जो है वो आधिपत्य स्थापित हो रहा था। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी अगर हम देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटिव स्टेट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। जो नेटिव स्टेट थी ऑल्सो एग्री टू गिव अप देयर क्लेम इन डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स की। एक्सटर्नल इसमें क्या किया उन्होंने सब्सिडरी लाइन्स में, कि जो एक्सटर्नल अफेयर था अभी उसे भी ब्रिटिश इंडिया संभालेगा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, और साथ में जो डिफेंस है उसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है वो देखेगी। ऑल फॉरनर्स आर टू बी रिमूव फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ स्टेट। एग्जाम्पल, जो फ्रेंच और पोर्तुगीज़ के अगर कुछ बचे थे तो उनको सब्सिडी में कह दिया कि इनको जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा, स्टेट से हटा दिया जाएगा अगर इनके पास कोई भी सर्विसेज हैं। और जो ब्रिटिश हैं वही अब देखेंगे एक जो एक्सटर्नल अफेयर है और डिफेंस है। ट्रूप्स आर्मी ऑफ नवाब्स आर अंडर द कमांड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये जब डिफेंस उन्होंने दे दिया सब्सिडरी अलायंस में कि जो डिफेंस है स्टेट का वो ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी, तो जो ट्रूप्स थे आर्मी के वो भी किसके अंडर आ गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। फॉर मेंटेन द कॉस्ट ऑफ ट्रूप्स सरेंडर स्टेट टेरिटरी टू ब्रिटिश एंड द मनी। अब इसमें क्या था कि एक और उन्होंने क्या किया कि ट्रूप्स तो जो है उनको जो है वो कमांड किसके द्वारा कमांड किया जाएगा, किसके द्वारा ट्रेन किया जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। साथ में जो उनकी कॉस्ट रहेगी इनको ट्रेन करने की, इनको रखने की, इनके खाने पीने की, वो कौन देगा? जो नेटिव स्टेट का रूलर है वही देगा। तो उनके पास आर्मी भी आ गई और जो खर्चा था वो भी कौन अभी दे रहा था? नेटिव स्टेट। बात करें स्टेजेस की सब्सिडरी अलायंस की, तो पहला था ब्रिटिश अपॉइंट रेजिडेंट इन द नेटिव स्टेट। जो नेटिव स्टेट है वहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ये अपना एक रेजिडेंट जो है वो अपॉइंट कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी लैंड ट्रूप्स टू द फ्रेंडली स्टेट ऑफ वॉर, कि अगर कोई लड़ाई होती है तो जो ट्रूप्स हैं उसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो वो लैंड करेगी फ्रेंडली स्टेट्स को। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जिनकी कॉस्ट जो मेंटेन करेगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रूप्स देगी स्टेट को, जो स्टेट के ही ट्रूप्स हैं उन्हीं को ये प्रेजेंट करेगी, उनको ट्रेन करेगी, जब कोई वॉर होगी तो उन्हें भेजेगी ट्रूप्स को। बट जो मनी है जो इसकी कॉस्ट मेंटेन की है वो स्टेट देगी किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। लैंड और टेरिटरी जो है, जो ट्रूप्स हैं उनकी कॉस्ट को मेंटेन, उनको रखने के लिए, रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए जो भी कॉस्ट है वो कौन देगा? नेटिव स्टेट। तो खर्चा जितना भी था उनका वो सारा किसके पास आ गया? नेटिव स्टेट जो उन पे खर्चा करेगी सारा, जो ट्रूप्स हैं। और ये ट्रूप्स कमांड किसकी लेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी की। अभी सब्सिडी अलाई की बात करें तो 1798 में हमने ये पहले वीडियो में देखा था जब हमने मैसूर का ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट देखा था। जब हमने मैसूर का ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट देखा तो उसमें हमने देखा था कि जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे ये जो है वो सब्सिडरी अलाई बन गए थे, फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस। 1799 में मैसूर भी जो है, जब ये अपनी 4th एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो हार गए थे, तो उसके बाद ये भी जो है वो सब्सिडरी अलायंस बन गए। 1801 में अवध, 1802 में जो पेशवा थे मराठा, ये भी जो है सब्सिडरी अलाई बन गए।
तो 1798 में निज़ाम ऑफ हैदराबाद, 1799 में मैसूर, 1801 में अवध, 1802 में पेशवा। बाकी और भी कुछ सब्सिडी लाए थे जैसे जयपुर, जोधपुर, भारतपुर, बूंदी। अब बात करें कंपनी की एडवांटेज जो है वो सब्सिडी अलायंस में कंपनी को इसमें क्या एडवांटेज था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो विदाउट एनी कॉस्ट ब्रिटिश मेंटेन देयर लार्ज आर्मी बिकॉज कॉस्ट गिवन बाय द नवाब। जो नवाब था वो सारी कॉस्ट देख रहा था उनके खर्चे की ट्रूप्स की, और ब्रिटिश के पास जो है वो सारी जो इतनी बड़ी लार्ज आर्मी थी वो मेंटेन हो गई। ईस्ट इंडिया क्लेम ऑन द फॉरेन और द एक्सटर्नल अफेयर, जो एक्सटर्नल अफेयर थे, जो फॉरेन अफेयर थे, उन पर किसका क्लेम आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का। इंडायरेक्ट कंट्रोल एंड ब्रिटिश हेजेमनी, इनका जो है इंडायरेक्ट कंट्रोल जो वो आ ही गया जो नेटिव स्टेट है उसके ऊपर, एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर, और ब्रिटिश का जो है वो आधिपत्य भी स्थापित हो गया, इन्हीं की लीडरशिप जो है वो एस्टेब्लिश होगी। फोर्थ क्या था, जो उन्हें फियर ऑफ नेपोलियन था वो अब पूरी तरह से जो है वो चला गया, जो क्योंकि फ्रेंच भी जो है वो भी अभी जा चुके थे इंडिया से। इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर ऑफ नेटिव स्टेट, जब एक्सटर्नल अफेयर उनके पास आ गए, जब अपना उन्होंने रेजिडेंट जो है वो यहाँ पे नेटिव स्टेट में एक अपना रख दिया, तो जो इंटरनल अफेयर थे उन पे भी वो अपना जो है वो इंटरफेरेंस जो है वो करना उन्होंने शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन जो वो इनकी बेटर होगी। बात करते हैं दूसरी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, तो इसे इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में। ट्रेडिशन ऑफ अडॉप्शन ट्रेंड, उस टाइम क्या था कि ट्रेंड में ये चल रहा था कि जो अडॉप्ट कर रहे थे चाइल्ड, जो जिनके कोई भी बेटा या बेटी नहीं थे तो वो अडॉप्ट कर रहे थे, तो ट्रेंडिंग में चल रहा था। तो क्या था कि अडॉप्टेड सन जो था वो इनहेरिट करता था जितने भी राइट्स है या प्रॉपर्टी थी फ्रॉम हिज पैट्रन फादर। जैसे कोई बाप जो है वो राजा है तो उसका अगर वो अडॉप्टेड सन भी है तब भी वो राजा ही रहेगा। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, स्टार्ट अनेक्सिंग द स्टेट विच वर डिपेंडेंट ऑन देम। जैसे कोई स्टेट है वो सब्सिडी अलायंस थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उन स्टेट को उन्होंने अनेक्स करना शुरू कर दिया ऑन द ब्रिटिश इन द एब्सेंस ऑफ फ्री, अगर उस स्टेट का कोई रियल एयर नहीं है, अगर कोई उन्होंने अडॉप्ट किया किसी को तो उनको जो है उन्होंने मर्ज करना शुरू कर दिया ब्रिटिश इंडिया में। जो फर्स्ट स्टेट अनेक्स हुई थी बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो थी 1848 में। उसके बाद जैतपुर, सांबापुर 1849 में, भागेत 1850 में जो HP की थी। उसके बाद उदयपुर 1852 में, झांसी भी हमने देखा था कि जो मणिकर्णिका थी इसको हम 1857 के रिवोल्ट के टाइम भी और अच्छे से देखेंगे। तो 1854 में झांसी को, नागपुर को 1854 में, जो भागेत थी HP की और उदयपुर, ये गिवन बैक फ्रॉम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इनको भी किया था लेकिन इनको वापस दे दिया था बिकॉज ऑफ लॉ। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, तो इनका भी एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा था ब्रिटिश का कॉन्केस्ट करने में। तो इसके बारे में भी देखते हैं कैसे उन्होंने जो है वो ज़मींदार, जिनको अभी भी हम जो वो सुनते हैं या फिर कई फिल्मों में भी देखते हैं कि ज़मींदार थे वो सब थे, वो कैसे जो है वो आए, कैसे उनका जो है वो ओरिजिन हुआ, किस तरह से आए, वो भी एक बार देख लेते हैं। सो द ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड दिस इंडस्ट्री, जो एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री थी इसे तो पूरा उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। द ब्रिटिश पॉलिसीज रिवॉल्व अराउंड गेटिंग मैक्सिमम इनकम, उनको ये नहीं था कि जो फार्मर है वो क्या कमा रहा है, उनका क्या है, या फिर एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा करें। उनको मेन था कि कैसे हम यहाँ से मैक्सिमम इनकम जो है वो जनरेट कर सकें फ्रॉम लैंड विदाउट केयरिंग मच अबाउट द इंडियन इंटरेस्ट ऑफ द कल्टिवेटर्स। जो कल्टिवेटर थे उनका इंटरेस्ट उन्होंने देखा, उन्होंने ये देखा कि कहाँ कैसे यहाँ से ज़्यादा इनकम जो है वो जनरेट की जा सके। अब बात करते हैं टाइप ऑफ लैंड रेवेन्यू, क्या क्या जो है उन्होंने पॉलिसीज लाई, क्या क्या किस तरह से वो लैंड रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करते थे। तो ज़मींदारी सिस्टम, द परमानेंट सिस्टम, जिसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है कि ये सिस्टम था। महलवारी सेटलमेंट थी, उसे देखेंगे, और द रोयतवारी सिस्टम। अब 4 फेसेस थे लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के। फेज फर्स्ट था लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग द ड्यूल गवर्नमेंट, जो बंगाल में थी ड्यूल गवर्नमेंट, जिसे बाद में वॉरेन हेस्टिंग ने जो है वो हटा दिया था जब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में वो गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के। फेज़ 2 था हिस्सेदारी फार्मिंग सिस्टम। फेज़ 3 था ज़मींदारी परमानेंट सेटलमेंट, और फेज़ 4 था रोयतवारी और महलवारी सेटलमेंट। तो अभी हम देखते हैं फेज़ 1 1765 से 72, ये ड्यूल गवर्नमेंट के दौरान जो ये आया था। तो लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग द ड्यूल गवर्नमेंट टाइम, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू थ्रू लैंड टैक्स, ये लैंड टैक्स लगाते थे जिसके थोड़ा जो है वो कलेक्ट करते थे जो लैंड रेवेन्यू है। टैक्स कैसे कलेक्ट करते थे, जो 90% टैक्स कलेक्ट होता था वो रहता था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और जो कलेक्टर उन्होंने रखा था, जो दीवान था, उसके पास जाता था 10%।
कंपनी वॉज नॉट कंसर्न अबाउट द वे ऑफ कलेक्टिंग टैक्स, कैसे मर्जी जो है वो आप टैक्स कलेक्ट करो, बस टैक्स जो है वो आना चाहिए। फेज़ 2 की बात करें, हिस्सेदारी फार्मिंग सिस्टम, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था ड्यूरिंग वॉरेन हेस्टिंग के टाइम 1773, जब वो आए थे और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वॉरेन हेस्टिंग। तो इन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया ऑक्शनिंग का, कि जो है वो ऑक्शन करते थे और जो हाईएस्ट बिडर होता था उसे 5 साल के लिए जो है वो राइट टू कलेक्ट मिल जाता था। इसे 5 ईयर प्लान और सिस्टम भी कहा जाता था। तो भी वो 5 साल के लिए जो वो कलेक्ट कर पाएगा जो टैक्सेस है। इस सिस्टम को बाद में अबॉलिश कर दिया गया 1777 में एनुअल टेन्योर, और इसके बाद जो है वो एनुअल टेन्योर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो एनुअल टेन्योर जो है वो 1717 से 1786 तक चला एनुअल टेन्योर सिस्टम। बाद में उसे 1786 में जो है वो उसे भी अबॉलिश कर दिया गया कि वो एनुअल बेसिस पे जो है वो फिर वो एनुअल बेसिस पे जो है वो कलेक्टर को रखा जाता था। 1786 में नए गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के, नॉर्थ कॉर्नवालिस। और उसी के साथ क्या होता है कि जो फेज़ 3 आता है ज़मींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट और स्थायी बंदोबस्त। तो ये एक्टिव हुआ 1793 में। उससे पहले भी एक्टिव था, प्लान किया था इसे जॉन शोर ने, और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे जब ये लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब उससे पहले की बात करें 1790 की, तो जैसे आपको पता है कि पहले भी ये एक्टिव था ट्रायल बेसिस पे, जैसे होता है कि उसे चेक कर रहे थे, तो उसे उससे पहले कहा जाता है जॉन शोर सिस्टम टू चेक इट्स रिजल्ट, एंड देन बाद में उसे अप्लाई किया गया, फिर एक्टिव हुआ फिर ये बाद में 1793 में, जहाँ उसे जो जॉन शोर सिस्टम है उसका नेम चेंज किया गया परमानेंट सेटलमेंट। इसे अप्लाई किया गया बंगाल, उड़ीसा, बिहार। जो उड़ीसा बिहार है इसी को बंगाल में पहले ये एडेड था उस टाइम पे, बनारस में, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास में, तो यहाँ पे उसे अप्लाई किया गया। जो परमानेंट सेटलमेंट है ये 19% ऑफ टोटल एरिया ऑफ ईस्ट इंडिया के जो है उस पर अप्लाई किया गया। मतलब अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अभी तक जितने भी एरिया पे अपना आधिपत्य किया था, अगर उसको हम 100% माने, तो उस पर 19% एरिया पे उन्होंने जो है ये ज़मींदारी सिस्टम जो परमानेंट सेटलमेंट है इसे एक्टिव किया। अभी हम देखें जो इसमें क्या होता था, टैक्स और रेवेन्यू रेट जो थे मेड परमानेंट, यानी परमानेंट कर दिया जाता था, जिसका बेस ईयर था 1790 से 91। जो ज़मींदार इसमें इंट्रोड्यूस किए गए जो कलेक्ट करते थे टैक्सेस को, वर रेगुलाइज्ड एज लैंड लॉर्ड्स, ऑनर ऑफ द लैंड। इन्हें जो है वो ऑनर ऑफ द लैंड बताया गया कि ये ऑनर ऑफ द लैंड है जो कलेक्ट करेंगे टैक्सेस को। पोस्ट वाज मेड हेरिडिटरी, मतलब अगर कल को कोई लड़का लड़की जो भी हैं तो उन्हें जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी ये पोस्ट। हैव पावर टू अविक्ट कल्टिवेटर्स, जो कल्टिवेटर्स हैं उनको उन्हीं की लैंड से जो उनके पास पावर थी कि इविक्ट करने की, अगर वो नहीं इनफ कर पा रहे हैं टैक्सेस जो हैं जनरेट, तो कल्टिवेटर बिकम टेनेंट्स, वो अपनी ही ज़मीन पे जो है वो किराए वाली ज़मीन की तरह वो रह गए इन देयर ऑन लैंड। इसमें एक डेट सेलेक्ट की गई, द पेमेंट शुड बी मेड ऑन द ड्यू डेट बिफोर सनसेट, कि एक डेट सेलेक्ट की जाएगी, उस डेट के सनसेट के टाइम से पहले जो है वो पेमेंट जो है वो मिल जानी चाहिए। तो इसे जो क्या कहा गया, सनसेट लॉ भी कहा गया था। अब टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो जो 1/11 ऑफ टैक्स था वो जाता था ज़मींदार को, और जो 11th ऑफ 10th जो था वो जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ऐसा सीधा है कि अगर कोई 11 रुपीज़ जो हम वो कलेक्ट कर रहे हैं तो 1 रुपया जाएगा ज़मींदार को और 10 रुपये जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद फेज़ 4 आया, जिसमें पहला था रोहितवारी सेटलमेंट। अब रोहितवारी सेटलमेंट की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सपेंडिंग। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आधिपत्य था वो अभी एक्सपेंड हो रहा था पूरे ऑल इंडिया में। इट्स टेरिटरी, अपनी टेरिटरी को वो एक्सपेंड कर रहे थे। नॉट श्योर विच सेटलमेंट शुड बी मेड टू द न्यूली अनेक्स टेरिटरी, जो नई नई टेरिटरी को वो अनेक्स कर रहे थे, तो उसमें कौन सी सेटलमेंट को जो वो इंट्रोड्यूस करें, परमानेंट सेटलमेंट को क्या किसको इंट्रोड्यूस करें। तो इसको जो रोहितवारी सेटलमेंट है इसको इंट्रोड्यूस किया कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो एट वारामहल डिस्ट्रिक्ट इन 1792 में। थॉमस मुनरो ने डेवलप किया इस सिस्टम को बॉम्बे में, मद्रास, असम, कुर्ग एसेट्रा, और यूज़ किया गया 51% ऑफ एरिया इन ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जो मैक्सिमम जो यूज़ हुआ वो यही था रोहितवारी सिस्टम, क्योंकि इसको 51% जो है उसमें वो किया गया। अभी हमने देखा था 19% जो है वो किया गया परमानेंट सेटलमेंट, और 51% जो वो कर दिया गया ये रोहितवारी। जो 100% अगर हम देखें ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो एरिया था उसमें से 19% जो है वो परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ और 51 पे रोहितवारी सिस्टम। अब इसमें क्या किया गया, 50% ऑफ द नेट प्रोड्यूस वॉज फिक्स्ड एज लैंड रेवेन्यू, कि जो भी
प्रोड्यूस किया जाएगा उसका जो 50% है वो एक लैंड रेवेन्यू जो है उसे फिक्स कर दिया गया। रेंट और रेवेन्यू डायरेक्टली सेटल बाय रोआत। जो कल्टीवेटर है इसमें कोई ज़मींदार नहीं थे बीच में, डायरेक्टली जो कल्टीवेटर थे उन्हीं से जो है वो कलेक्ट करते थे। जो रियायत है, एवरी रजिस्टर्ड लैंड ओनर इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज प्रॉपर्टियर ऑफ लैंड नॉट एविक्टेड। अपनी लैंड से वो एविक्ट नहीं हुई या टेनेंट बन के नहीं रहे फ्रॉम हिज होल्डिंग्स अंटिल ही गिफ्ट। जब तक वो टैक्सेस दे रहे हैं तब तक ठीक है। फिर हमने एक देखा महलवारी सिस्टम। इसमें महल का मतलब था विलेज। इसको मॉडिफाई किया गया जो ज़मींदारी सिस्टम का, उसी का मॉडिफाई वर्जन इसको कहा जाता है। हॉल्ट मैकेंजे ने इस सिस्टम को डेवलप किया। ये कहाँ लागू हुआ? पंजाब, सेंट्रल प्रोविंस ऑफ यूपी में, अवध में। 30% ऑफ एरिया पे जो है जो ऑनवाय था ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर ये लागू हुआ। तो 19% पे जो परमानेंट सेटलमेंट था वो लागू हुआ, 51 पे लागू हुआ रोहितवारी, और जो 30 बचा उस पर क्या लागू हुआ? उस पर लागू हो गया महलवारी सिस्टम। अब ये इसमें क्या था, जो विलेज कम्युनिटी थी उसी को कंसीडर किया जाता था ऑनर ऑफ लैंड। अभी हम देखें जो ज़मींदारी सिस्टम में परमानेंट सेटलमेंट, रोहितवारी और महलवारी। तो जो ज़मींदारी सिस्टम है परमानेंट सेटलमेंट वो 19% एरिया, जैसे मैंने बता ही दिया। जो रोहितवारी सिस्टम है वो 51% एरिया पे, और जो महलवारी सिस्टम है वो 30% एरिया पे। ये कहाँ था? बंगाल, बनारस, नॉर्थ आरकोट पे। और ये कहाँ लागू होता रोहितवारी सिस्टम? बॉम्बे, मद्रास, कुर्ग वाले एरिया पे। जो महलवारी सिस्टम था वो नॉर्थ एरिया, पंजाब, सेंट्रल प्रोविंस जैसे यूपी है वहाँ पे जो है ये लगा था। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ज़मींदार इन्होंने अपॉइंट किए जो कलेक्ट करते टैक्सेस कल्टीवेटर से, और ये ज़मींदारी जो है वही थे ऑनर ऑफ लैंड। अब यहाँ पे जो रोहितवारी सिस्टम है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने रोहित जो है जो कल्टीवेटर्स थे उन्हीं को रखा कि वो अपनी लैंड पे टेनेंट नहीं होंगे या फिर अपनी लैंड से बेदखल नहीं किया जाएगा। वही जो है वो टैक्सेस जो है वो सीधा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे। और जो महलवारी सिस्टम था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विलेज को, पूरे विलेज को जो है उसी को ऑनर ऑफ लैंड माना, और वही जो वो टैक्सेस फिर कलेक्ट करते थे। तो ये था जो मेजर ट्रीटिस थी, जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलाई की। जो ये बहुत ज़्यादा मेजर ट्रीटिस थी जिनके द्वारा उन्होंने कैसे एग्रीकल्चर पे अपना आधिपत्य जमाया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू कैसे जिनके एयर नहीं थे, कोई सन नहीं था, डॉक्टर सन नहीं था, उन टेरिटरीज को, उन स्टेट्स को जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में जो है वो शामिल किया। और सब्सिडरी अलाई के द्वारा कैसे उन्होंने जो है वो ट्रूप्स को जो है वो एक आर्मी को अपना बनाया, इतनी बड़ी जो है वो अपनी लार्ज आर्मी जो है वो मेंटेन की। तो ये सब हमने देख लिया इस मैट्रिटिस वाले चैप्टर में। बाकी अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।